पढ़ेंगे। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर द हिंदू में 2 एडिटोरियल हैं, दोनों हम पढ़ेंगे दोस्तों। इसको मैं आपके लिए बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। एक डिज़र्वली डेड है, दूसरा जो एडिटोरियल है वो है टेम्परेचर्स। सो दोनों पढ़ने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। इसका जो वोकैब होगा दोस्तों दोनों का, वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी आप ये देख रहे हैं डिज़र्वली, यानी कारण से ख़त्म हुआ, यानी ये बिल ऐसा था जिसको ख़त्म होना ही था, इसको ये डिज़र्व करता था, इस हिसाब से हो गया ये डिज़र्वली, सही कारण से ख़त्म हुआ। डिलिमिनेशन वॉज बाउंड टू फेल, ठीक है। रैम रोड अप्रोच का मतलब होगा दोस्तों बहुत ही कठोर तरीका, यानी बहुत ही सख्त तरीका जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। टू डिलिमिनेशन, ये जो बिल जो था पास होना था कि जहाँ पर आबादी ज़्यादा होगी वहाँ पे सांसद ज़्यादा होंगे, वहाँ पे सीटें ज़्यादा होंगी। तो ये जो इसका जो तरीका था डिलिमिनेशन बिल का, वाज बाउंड टू फेल, इसको बाउंड कर दिया गया था, ये इसको फेल तो होना ही था, यानी इसको नाकाम तो होना ही था, क्योंकि इसका जो अप्रोच था, इसका जो तरीका था वो बहुत ही गलत था। और इस बिल को पास कराने के लिए जो करंट पॉलिटिकल पावर ने जो तरीका इख्तियार किया था वो बहुत गलत था, और ऑफ कोर्स वो राजनीतिक था। तो रैम रोड का मतलब होता है बहुत ही कठोर, ठीक है, और गलत तरीका, ठीक है दोस्तों। चलिए ऊपर पढ़ते हैं हम लोग। कहने के इन व्हाट वाज, जैसा के, क्या मतलब है इसका, जैसा पहले से तय था। फोरगॉन कंक्लूजन, पहले से तय किया हुआ नतीजा, यानी पहले से लोगों को ऐसा लग रहा था। इन व्हाट वाज था एक तय किया हुआ, अ फोरगॉन कंक्लूजन तय किया हुआ नतीजा, जैसा कि इन व्हाट यानी जिसमें क्या हुआ दोस्तों, द कॉन्स्टिट्यूशन 31st अमेंडमेंट बिल, कह रहे कि जो संविधान 131वां संशोधन बिल जो था, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान 131वां अमेंडमेंट बिल, संशोधन जो बिल था 2026 में फेल्ड, नाकाम हो गया, यानी बेकार हो गया। टू रेस्क्यू, बचाने का 2/3 मेजॉरिटी के 2/3 बहुमत को बचाने में नाकाम हो गया, यानी 2/3 बहुमत नहीं ले सका, ठीक है। यानी 2/3 मेजॉरिटी, जैसे कुल का क्या है 2/3 मेजॉरिटी नहीं ले सका, जो संविधान बदलने के लिए ज़रूरी होता है, रिक्वायर्ड, जो कि ज़रूरी होता है दोस्तों फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधानिक बदलाव, यानी संविधान के बदलाव के लिए ज़रूरी होता था। लेकिन जो करंट पॉलिटिकल पार्टी है पावर में, उसने 2/3 मेजॉरिटी उसको नहीं मिली, तो फेल्ड हो गया टू सिक्योर, बचाने का, समझ में आ रहा। वाइल, जबकि 298 मेंबर्स ने वोट किया था, वोटेड इन इट्स फेवर, उसके फेवर में वोट किया था कि भाई आना चाहिए, एंड फेवर मतलब सपोर्ट में, एंड 2-3 और 230 ने क्या किया दोस्तों, अगेंस्ट में, उसके खिलाफ में। द बिल नीडेड, बिल को ज़रूरत थी, यानी बिल पास होने के लिए 352 वोट की ज़रूरत थी। तो क्या हुआ दोस्तों, 2/3 ऑफ द 528%, यानी 528 का जो 2/3 था, एंड वोटिंग, यानी दोस्तों समझिए कि 298 लोगों ने इसके पक्ष में, सपोर्ट में, और 230 लोगों ने विरोध में वोट किया। लेकिन बिल पास होने के लिए 352 की ज़रूरत थी, यानी 528 में से 2/3, 2/3 ऑफ द 528%, क्या है 500%, यानी 528 सीटों में से, उसमें से 2/3 उनको चाहिए था, और वोटिंग भी चाहिए था टू पास होने के लिए, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब सीट, यानी 528 जो सीटें हैं उसमें से इतना चाहिए था कि 2/3 भी मिलना चाहिए और वोटिंग भी मिलना चाहिए उसको पास होने के लिए। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, करके द गवर्नमेंट सब्सिक्वेंटली, आगे चल करके, सब्सिक्वेंटली मतलब आगे चल के, शेल्व, किनारे में रख दिया, द कंपेनियन डिलिमिनेशन, जो साथ में आने वाला डिलिमिनेशन बिल था, आपको कल भी मैंने समझाया था दोस्तों, एंड द यूनियन टेरिटरीज, यानी सरकार ने
बाद में, सब्सिक्वेंटली मतलब होता है बाद में, आगे चल करके। दूसरे जो जुड़े हुए कंपेनियन ही साथ वाले जो बिल थे, डिलिमिटेशन बिल और यूनियन टेरिटरी जो कानून संशोधन बिल को रोक दिया। यूनियन टेरिटरीज वाला जो लॉ था और संशोधन बिल था दोस्तों, उसको भी क्या रोक दिया। क्या कहते हुए, सेइंग कहते हुए कि दे कुड नॉट बी व्यूड, कि उनको ये कहते हुए कि उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता। इन आइसोलेशन का मतलब होता है, आइसोलेशन मतलब अलग करना, अलग अलग तरीके से देखा नहीं था। व्यूड का मतलब इन्हें ये कहते हुए कि दे कुड नॉट बी, उन्हें नहीं देखा जाना चाहिए था, व्यूड नहीं देखा, इन आइसोलेशन अलग अलग तरीके से। जब पास होगा तो सब एक साथ पास होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो शेल्फ का मतलब क्या हो गया, शेल्फ का मतलब हो गया किनारे में रखना। किधर गया भाई, अरे ये है ना, शेल्फ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, किनारे में रखना। कह रहे हैं कि बहस के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने, ये पूरा मतलब मैं बता देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे समझें। यानी बहस के जवाब, जब बहस हो रही थी दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने मुंह से वादा किया, वर्बल गारंटी जिसको बोलते हैं दोस्तों, मुंह से वादा किया, यानी बोलकर भरोसा दिया कि दक्षिण राज्यों की सीटें 816 सदस्यों वाली लोकसभा में उसी अनुपात में बढ़ेंगी जैसे अभी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सदन को 1 घंटे तक के लिए रोक सकते हैं ताकि बिल को फिर से लिखा जाए और 50% बराबर बढ़ोतरी सबके लिए जोड़ दी जाए। ये तो उन्होंने कहा वर्बल था, जो भी वादा जो किया था मिस्टर अमित शाह ने, ये सारा का सारा क्या था दोस्तों, वर्बल था। ठीक है, होम मिनिस्टर अमित शाह गेव अ वर्बल, यानी ज़बानी गारंटी, बस बोल करके गारंटी दिया कि साउथर्न स्टेट, जो दक्षिण के जो राज्य हैं दोस्तों, वुड सी, वो देखेंगे, देयर प्रेजेंस, उनकी मौजूदगी, यानी वो मौजूद रहेंगे, वो रहेंगे पार्लियामेंट में, इन एन, किस चीज़ में दोस्तों, की सीटें 816 सदस्यों वाली लोकसभा में, इन एन 816 मेंबर लोकसभा में, 816 वाली सदस्य वाली जो लोकसभा जो सीटें होती हैं, कि उनकी सीटें बढ़ेंगी इन द सेम प्रोपोर्शन, उसी तरीके से, सेम हिस्से के साथ, एज देयर करंट, जैसा कि अभी उनका मौजूदा हिस्सा है। जो अभी करंट शेयर जो उनका चल रहा है कि 1971 का अगर आपने पढ़ा होगा दोस्तों, उसमें ये रहेगा कि भाई जो भी सीटें अभी जो दी गई है, जो उनके लिए खास है, उसी प्रोपोर्शन में, उसी तरीके से सीटें बढ़ेंगी। अगर मान लो कि उनको, अगर दूसरे राज्यों को 20 मिल रहा है तो इनको भी 20 मिलेगा। तो ये सिर्फ सारी जो चीज़ें थी दोस्तों, ये सब के सब वर्बल गारंटी। इवन उन्होंने ऑफर किया टू एडजर्न, के इस, यानी जो बहस है उसको आगे बढ़ा देंगे। एडजर्न का मतलब होता है थोड़ा रोक देंगे, एडजर्न का मतलब क्या, थोड़ी देर के लिए रोकना। द हाउस, यानी हाउस को, पार्लियामेंट को, फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए, टू रीड्राफ्ट द बिल, बिल को दोबारा लिखने के लिए, कि बिल को दोबारा लिखा जाएगा, ताकि बिल को फिर से लिखा जाएगा। रीड्राफ्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, दोबारा बनाना। और क्या हो जाएगा, विथ अ 50% यूनिफॉर्म इंक्रीज, 50% वाली, है ना, 50% बराबर बढ़ोतरी, यूनिफॉर्म एक साथ, इंक्रीज बराबर वाली बढ़ोतरी 50% के साथ, एज एन ऑफिशियल अमेंडमेंट, एक आधिकारिक संशोधन होगा दोस्तों, एक आधिकारिक संशोधन के तौर पे बाज़ाब्ता किया जाएगा। यानी ऐसा वैसा नहीं होगा, बल्कि आधिकारिक होगा, वो बिल में लिखा जाएगा, ये कहना चाह रहे थे। ठीक है, ताकि बिल को फिर से दोबारा लिखा जाए और 50% बढ़ोतरी सामान, यानी यूनिफॉर्म इंक्रीज का मतलब होता है दोस्तों सबके लिए सामान बढ़ोतरी जोड़ दी जाए। ठीक है, कह रहे कि द अपोजिशन विपक्ष ने डिसमिस कर दिया, इसको नकार दिया, हम नहीं मानते भाई, यानी विपक्ष ने इसे मानने से इनकार कर दिया। डिसमिस मतलब खारिज कर दिया। कि द ऑब्वियस क्वेश्चन, साफ साफ सवाल ये है भाई, साफ साफ सवाल ये है कि इफ़ प्रोपोर्शनल इंक्रीज, अगर हिस्से के हिसाब से बढ़ाया जाए, वाज था ऑलवेज द इंटेंट, अगर हमेशा से यही इरादा था, हमेशा से मतलब जो करंट पार्टी उनका यही इरादा था, वाई वाज इट नॉट, वो क्यों बिल के अंदर नहीं था, वाई वाज
इट नॉट इन द बिल? वो बिल के अंदर क्यों नहीं था? पहले से क्यों नहीं भाई, तुम अभी बात कर रहे हो, पहले से मौजूद था ना, होना चाहिए था। क्या द लैंग्वेज एज टेबल्ड, कह रहे हैं कि बिल में जो लिखा गया, एज टेबल मतलब जैसे पेश किया गया, द लैंग्वेज जो ज़बान एज टेबल जो कि पेश की गई, यानी जो ज़बान बिल के अंदर लिखे, वो क्लियरली, उसने क्लियरली मैंडेटेड, ज़रूरी करार दिया डिलिमिनेशन को, कि डिलिमिनेशन हो, यानी सीमा को ख़त्म कर दिया जाए, यानी सीमा को ख़त्म करके जितना चाहे हम सदन में सीट ले लें दोस्तों। वो था ऑन द बेसिस ऑफ द लेटेस्ट सेंसस। वो क्या था? जो हाल ही में जो सबसे पहले जो सेंसस, जो अभी हाल का जो था सेंसस, उसके बेस पर होना था उसको, ठीक है। यानी आखिरी जनगणना, लेटेस्ट मतलब क्या हो गया दोस्तों? आखिरी जनगणना के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से होना चाहिए था। करंटली 2011, ठीक है, बेस्ड द लेटेस्ट सेंसस। लेकिन अभी क्या है? वो 2011 के हिसाब से हो रहा है, यानी ये भी जो भी किया जाएगा वो 2011 के हिसाब से, यानी 2011 के आधार पर होगा। जिससे क्या होगा, हालांकि उसमें क्या था कि भाई लेटेस्ट सेंसस होने का, अभी होना चाहिए सेंसस, उसके बेस पे होना चाहिए था। लेकिन ये जो बात अमित शाह साहब जो कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं सेंसस जो कि जनगणना जो हुई 2011 में। हालांकि अभी आबादी भी बढ़ गई, लोग भी बढ़ गए, इधर से उधर लोग चले गए, तो सब कुछ इंसाफ से होना चाहिए। विच वुड, जो कि हैव रिड्यूस, जिसने घटा दिया है द शेयर ऑफ साउथर्न, के इससे, चूँकि अब जब आबादी हिंदी लैंड में तो बढ़ गई है, लेकिन जो साउथ की जो सीटें हैं वो वहाँ पे आबादी नहीं बढ़ी, क्योंकि वो लोग जो है बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, कि जिससे दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व राज्यों की हिस्सेदारी कम हो जाती है, ठीक है। रिड्यूस द शेयर, हिस्सेदारी ऑफ साउथर्न, ठीक है, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट की जो राज्य हैं वो उनकी सीटें कम हो जाएगी, रिड्यूस है ना, कम हो जाएगी। क्यों? ड्यू टू देयर, क्योंकि उनके लोअर पॉपुलेशन, कम आबादी की जो ग्रोथ है, कम आबादी की जो बढ़ोतरी है वो कम है, लोअर कम है, रिलेटिव टू द, अगर तुलना में हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स, यानी जहाँ पे हिंदी बोलने वाले जो राज्य हैं उनकी तुलना में, उनसे अगर तुलना किया जाए या उनसे जोड़ा जाए तो उसमें कम है, ठीक है दोस्तों। कह रहे हैं कि वाई द हेस्ट, इतनी जल्दी क्यों है भाई टू पुश थ्रू, ज़बरदस्ती पास कराना। पुश थ्रू मतलब अ कंट्रोवर्शियल, विवादित कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधानिक जो बदलाव है उसको इतनी पास कराने की जल्दी क्यों? वाई हेस्ट वैन, जबकि 2026 से लेकर 2027 का जो सेंसस है, जो उसका जनगणना स्टिल अंडर वे, वो जारी है, उसको तो होने दो पहले। ऑल्सो के बाद भी देयर वाज नो रीज़न, कहने कि कोई भी वजह नहीं है कि हम जोड़ें वुमेन के रिजर्वेशन को, वुमेन के आरक्षण को, ऑन विच, जिस पर देयर इज ऑल पार्टी क्या है? कंसेंसस, यानी ऑल पार्टी सहमत है। ऑल पार्टी कंसेंसस मतलब सब पार्टी जिस पर एग्री, हाँ ठीक होना चाहिए। टू डिलिमिनेशन इन दिस मैनर, कह रहे हैं कि इस डिलिमिनेशन को इस तरीके से करने की क्या ज़रूरत थी, इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत थी? हालांकि वुमेन रिजर्वेशन पर सब जो है वो सहमत थे, तो इसको जो भी करना था उसको जो है सही तरीके से करना था। ओके दोस्तों, मतलब एक मतलब फिर समझा देता हूँ आपको दोस्तों कि जब 2026 से 27 की जनगणना अभी चल रही है अंडरवे, तो इतनी जल्दी एक विवादित संवैधानिक संशोधन को ज़बरदस्ती पास करने की क्या ज़रूरत थी? पुश थ्रू का मतलब होता है जल्दी में पास करवाना, कंट्रोवर्शियल मतलब होता है विवादित, अंडरवे मतलब होता है जारी होना, हेस्ट का मतलब जल्दी, ठीक है। ऑल्सो कह रहे कि और महिलाओं के आरक्षण, देयर वाज नो रीज़न है, देख लीजिए आप, देयर वाज नो रीज़न, कह रहे कि महिलाओं के आरक्षण, वुमेन्स रिजर्वेशन, महिलाओं के लिए जो सीटें होनी चाहिए उसको, जिस पर सभी पार्टियां सहमत हैं, ऑल पार्टी कंसेंसस, ठीक है। इस तरह सीट बंटवारे से जोड़ने का क्या कारण था? टू डिलिमिनेशन, क्यों जोड़ना था भाई टू डिलिमिनेशन को इन दिस मैनर, इस तरीके से, इतनी जल्दी अंदाज में, ठीक है। उसको जोड़ने की क्या ज़रूरत थी? करेक्ट, द बिजार स्मोक एंड मिरर्स अप्रोच। अब आप समझिए बिजार का मतलब क्या हो गया? अजीब तरीके का। स्मोक एंड मिरर क्या है? यानी जिसमें धोखा और दिखावा था। यह अजीब तरीके का मतलब क्या है? जिसमें धोखा और दिखावा था। स्मोक एंड मिरर मतलब होता है लोगों को भ्रम में रख करके। अजीब तरीके का स्मोक एंड मिरर, धुआं और शीशा, जिसमें आप जब धुआं आप छोड़ते हैं
और शीशे में आप देखते हैं तो वो सब कुछ धुआं धुआं सा दिखता है। के लिए अजीब तरीके का और लोगों को भरम में रखने के जो ये तरीका था अप्रोच, ठीक है, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि इसका इरादा था इंटेंडेड टू कन्फ्यूज़, के कन्फ्यूज़ करना था एंड डिवाइड और अलग अलग करना था विपक्ष पार्टी को। मेड अब इस तरीके की जो अप्रोच है उसने क्या किया दोस्त, अ मॉकरी ऑफ द पार्लियामेंट प्रोसेस, पार्लियामेंट्री प्रोसेस है यानी पार्लियामेंट में जो प्रक्रिया होती है उसका मजाक बना दिया। मैडम मॉकरी का मतलब होता है दोस्तों मजाक बना दिया। इट इज़ टू द क्रेडिट, इट इज़ टू द, ये क्रेडिट देना है इंडिया ब्लॉक को, जो विपक्षी जो पार्टियाँ, इट इज़ टू द क्रेडिट का मतलब क्या होगी, अच्छी बात है, ये इसका मतलब ये भी है दैट इट वोटेड, उसने वोट किया दोस्तों, एज वन अगेंस्ट दिस, है ना, एक बन करके अगेंस्ट दिस मेथोडिकल मतलब बहुत ही तरीके से पागलपन का, यानी बहुत ही सोच समझ कर जो पागलपन दिखाई गई है उसका जवाब दिया इंडिया ब्लॉक ने, ओवरलुकिंग देयर डिफरेंसेस, अपने जो उनके अंदर आपस में मतभेद है उसको नज़रअंदाज करते हुए या उसको भूलते हुए, ओवरलुकिंग मतलब उस पर उसका उन्होंने कहा हम लोग आपस में कुछ हम लोगों का मतभेद है तो चलो यहाँ पे भी मतभेद दिखाए, नहीं, यहाँ पे सब एकजुट हो गए। कहते पार्टीज जैसे कि बात करें, जैसे कि आप कांग्रेस की बात कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी की, द तृणमूल कांग्रेस की बात कर सकते हैं, द लेफ्ट की बात कर सकते हैं, एंड द डीएमके ने सुनिश्चित किया इंश्योर्ड फ्लोर कोऑर्डिनेशन, फ्लोर मतलब ज़मीन से मतलब पार्लियामेंट की ज़मीन का आपस में मिल करके जो काम इन्होंने किया है वो फ्लोर कोऑर्डिनेशन मतलब होता है सदन में साथ में काम करना। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है, इट इज़ द टू द क्रेडिट, ये अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कन्वर्सली का मतलब होता है दोस्तों इसके उल्टा, इसके विपरीत, तेलुगु देशम पार्टी और IIDMK की भोलेपन को भी देखना चाहिए। करें कि कन्वर्सली वन मस्ट, एक आदमी को नोट करना चाहिए द नेविटी, भोलेपन को, है ना, ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी का एंड द AIDMK पार्टी को, विच जो कि जिसने बात किया इन फेवर ऑफ द बिल, जो बिल के सपोर्ट में बात करें, हाँ नहीं सही है, क्यों भाई, ऑन द स्ट्रेंथ मतलब ताकत, मतलब ज़बान की ताकत, जो मिस्टर अमित शाह ने जो ज़बान का भरोसा दिया था दोस्तों, ऑफ द होम मिनिस्टर्स वर्बल एश्योरेंस, है ना, जो ज़बानी उन्होंने सुनिश्चित कर जो दिया था उसके पर भरोसा करके, उसके ताकत पर, यानी चूँकि उनको लगा कि ये बहुत ही पावरफुल है, तो यहाँ पे डिस्पाइट बावजूद ये कि कन्फ्लिक्टिंग लैंग्वेज था, यानी क्या है, विरोध वाला जो ज़बान बिल के अंदर मौजूद था, इन द टेक्स्ट के अंदर विरोध वाला ज़बान था, अब वो उसके विपरीत बोले जा रहे थे मिस्टर अमित शाह, तो उस पर भरोसा करते हुए इन दो पार्टियों का भोलापन को आपको नोट करना चाहिए। व्हेन, जबकि आंध्र प्रदेश ने स्टूड टू लूज, वो खड़े हो गए, हालांकि वो खड़े होने वाले थे कि उनको 5 सीट्स कम पड़ जाती है, तमिलनाडु को 11, तो अगर ये बिल पास हो जाता तो तमिलनाडु को 11 सीट दोस्तों अंडर द बिल्स ऑन टर्म, बिल के अपने ही टर्म जो कंडीशन थे उसके तहत में जो है आंध्र प्रदेश खुद जो है 5 सीट ख़त्म होने वाला था और तमिलनाडु का खुद 11 ख़त्म होने वाला था। तो इनको जो है बजाय इसको इस पर ध्यान दे करके उन्होंने जो है सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो स्टूड टू लूज का मतलब होता है जो खड़े हो गए थे क्या है, खोने की स्थिति में, ठीक है। और हालांकि कन्फ्लिक्टिंग लैंग्वेज का मतलब होता है विरोधी शब्द लिखे हुए थे टेक्स्ट के अंदर। कह रहे कि ये जो दिस डिफी जो हार है, शुड चेसन का मतलब होता है गवर्नमेंट को सबक सिखाना चाहिए, है ना, सुधार के लिए झटका देना। कह रहे कि ये जो हार है दिस डिफीट, ये हार सरकार को सबक सिखानी चाहिए। ये हार क्या है, सरकार को सबक, यानी दिस डिफीट शुड चेजन द गवर्नमेंट, सरकार सबक सिखाना चाहिए। इट वुड नाउ हैव टू इम्प्लीमेंट, अब उन्हें जो है लागू करना पड़ेगा वुमेन के आरक्षण को थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनली, यानी संवैधानिक तौर से मैंडेट रूट, संवैधानिक तौर से ज़रूरी तरीके से उसको करना पड़ेगा। यानी अब सरकार को महिलाओं के आरक्षण को सही तरीके से लागू करना होगा। मैंडेटेड रूट का मतलब होता है तय नियम वाला रास्ता। ज़रूरी क्या, मैंडेटेड मतलब संवैधानिक तरीके से जो तय किया गया वो उस रास्ते से, रूट मैंडेटेड, उनको तय करना पड़ेगा। क्या करेगा, अब उसको क्या क्या करना चाहिए दोस्तों सरकार को, कह रहे कि पहले तो 2026 से 27 की जनगणना पूरी करें, कंप्लीट पूरी करें।
2026 से 27 के जनगणना को एंड रीफर, और फिर सीटें क्या करें, सीट बंटवारे और लोकसभा बढ़ाने के मुद्दे को संसद की समिति को भेजें ताकि सच में सबकी सहमति बने, लोकसभा बढ़ाने के, ठीक है। रीफर और रीफर के डिलिमिनेशन बिल को एंड लोकसभा को एक्सपेंशन बढ़ाने का टू अ पार्लियामेंट्री, संसद के अंदर जो कमेटी है उसको ये उनके सामने रखे फॉर अ जेन्युइन कंसेंसस, सही सहमति के लिए। जेन्युइन कंसेंसस मतलब होता है असली सहमति, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में क्या क्या चुनाव को देख करके, तो ये नहीं होना चाहिए। दोबारा पढ़ता हूँ, अब सरकार की महिलाओं के आरक्षण को क्या है, सही तरीके से लागू करना होगा। मैंडेटेड रूट का मतलब होता है दोस्तों तय किया गया नियम वाला रास्ता। पहले 2026 से 27 की जनगणना जो है पूरी करें, फिर सीट बंटवारे यानी डिलिमिटेशन को और लोकसभा सीट बंटवारे और लोकसभा बढ़ाने के मुद्दे को संसद की समिति को भेजे ताकि सच में सबकी सहमति बने। जेन्युइन मैंडेट, सच में सबकी सहमति। जेन्युइन कंसेंसस का मतलब होता है सबकी सहमति, यानी जेन्युइन सही तरीके से, और कंसेंसस मतलब सब जिसमें सब एग्रीमेंट हो, एग्री करेंगे। द 2/3 जो दो तिहाई का जो नियम है, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या हो गया, नियम, ज़रूरी सीमा जिसको बोलते हैं। नियम इसलिए होता है ताकि बड़े बदलाव बिना सबकी सहमति के ज़बरदस्ती पास ना हो सके। द 2/3 जो थ्रेशोल्ड जो क्या नाम है, नियम है। थ्रेशोल्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ज़रूरी नियम। एग्जिस्ट ये इसलिए मौजूद है प्रिसाइजली, पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से, टू प्रिवेंट, बचाने का, फार रीचिंग, बहुत बड़ा पहुँचने वाला, फार मतलब दूर पहुँचने वाला, क्या यानी दूर असर रखने वाला, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाला स्ट्रक्चरल चेंज सिस्टम में चेंज हो जाए, यानी पूरे सिस्टम। मान लिए कि आप जो है कोई एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री के फील्ड में आ रहे हैं, फैक्ट्री के फील्ड में, तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज इसी को बोलते हैं। फ्रॉम बीइंग रैम्ड थ्रू के, रैम थ्रू का मतलब होता है ज़बरदस्ती पास कराने से, के लिए रैम थ्रू का मतलब ज़बरदस्ती पास कराने से, विदाउट बोर्ड एग्रीमेंट, बगैर बोर्ड के सहमति के। एंड दिस सेफ गार्ड हेल्ड टुडे, अब ये जो सेफ गार्ड है ना, द 2/3 थ्रेशोल्ड, जो ये जो सेफ गार्ड है कि 2/3 दो तिहाई होना चाहिए, ये जो सुरक्षा है दोस्तों, उसने हेल्ड टुडे, आज इसने बचा लिया। हेल्ड का मतलब होता है दोस्तों सुरक्षा ने बचा लिया, पकड़ लिया, बचा लिया आज। अगर ये इस तरह का नियम नहीं होता तो आज ये बिल पास हो जाना था दोस्तों, जो कि बहुत नुकसान है। चलिए दूसरा हम पढ़ते हैं। अच्छा, कंसाइज का मतलब होता है संरचनात्मक परिवर्तन, जिसको आप बोलते हैं वो तो छोड़ो, आप इन इकोनॉमी में बोलते हैं शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। आपको स्ट्रक्चरल चेंज जिसको मैंने आपको समझाया। चलिए हम दूसरा वाला पढ़ते हैं दोस्तों। टेम्पररी टर्स, जो अभी हाल फिलहाल में जो आपस में इनका वो हुआ है दोस्तों, क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। यूएस और इजराइल का जो युद्ध हुआ था, यूएस इजराइल सीज फायर विद ईरान जो हुआ है दोस्तों, ईरान के मस्ट होल्ड, वो ज़रूर रहे पकड़े अक्रॉस ऑल फ्रंट, यानी सीज फायर जो लड़ाई का जो रोकना है वो हर जगह, अल फ्रंट का मतलब होता है हर जगह बना रहना चाहिए। होल्ड का मतलब यहाँ पे टिके रहना, ज़रूर क्या दोस्तों, टिके रहे, अक्रॉस ऑल फ्रंट, हर जगह में होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अब ईरान के साथ हो गया है तो अब वहाँ लबनान में अब हमला कर रहेगा। द 10 डे जो 10 साल का जो 10 दिन का जो युद्ध विराम है दोस्तों, यानी बिटवीन इजराइल एंड लेबनान, अनाउंस घोषणा कर दिया बाय द यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए ऑन थर्सडे, जुमेरात के दिन। कहने के कुड स्ट्रेंथन फर्जाइल, अगर इसको ये मजबूत कर सकता था, फर्जाइल इस कमज़ोर 2 हफ्ते के टर्स को बिटवीन द यूएस, इसको मजबूत कर सकता है। यानी इसको जो यूएस और ईरान के दरमियान जो 2 हफ्ते का जो टर्स है, इस फर्जाइल यानी मजदूर वाले को इसको और मजबूत कर सकता है कि अगर यानी ये 10 डे का जो सीज फायर जो हुआ है दोस्तों इजराइल और लबनान, और जो ये अमेरिका और इसका जो ईरान का जो सीज फायर हुआ है, जो सब ड्रामेबाजी एक्चुअल में समझे नहीं, यूएस एंड ईरान सब ऐसे ही सब ड्रामेबाजी इनका। एंड ईरान, बताओ यूएस साला इतना बड़ा हो गया, ईरान इतना बड़ा हो गया कि वो जो सीज फायर करेगा, हाँ वो भी एक दिन लगेगा दोस्तों यूएस को ख़त्म कर, यूएस जो है ना अगर चाहे एक दिन में ख़त्म कर देगा ईरान को, लेकिन ईरान अंदर से दोस्तों यूएस से भी मिला हुआ है, इजराइल से भी मिला हुआ है, और तीनों का मकसद जो है जीसीसी को बर्बाद करना है।
तो ये सब ड्रामेबाजी हो रही है दोस्तों। एंड ईरान, ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों, डोंट टेक इट सीरियसली प्लीज़। एंड ईरान एंड इम्प्रूव द प्रोस्पेक्ट्स, और यूएस एंड ईरान के दरमियान, और वो क्या है, बढ़ाएगा प्रोस्पेक्ट्स, उम्मीदें, है ना, फॉर अ ब्रॉडर डिप्लोमेटिक, और बड़ा जो है बातचीत के सेटलमेंट, यानी राजदूत एम्बेसडर के हिसाब से या राजदूत के हिसाब से, डिप्लोमेटिक बोलते हैं दो कंट्री के दरमियान बातचीत के सेटलमेंट के हिसाब से वो बड़े लेवल में लेकर जाएगा। मैं इसको फिर तर्जमा कर देता हूँ ताकि ट्रांसलेट कर देता हूँ ताकि आप समझो। देखिए, इजराइल और लेबनान की के बीच जो 10 दिन का जो युद्ध विराम, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को बताया, उन्होंने कहा, अनाउंस घोषणा, अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते की जो कमज़ोर शांति फर्जाइल आसानी से टूटने वाली है ना, जो आसानी फर्जाइल 2 हफ्ते की जो फर्जाइल ट्रस्ट है बिटवीन द यूएस एंड ईरान, ठीक है, यूएस और ईरान के दरमियान में, ठीक है, को मजबूत कर सकता है, यानी 10 दिन का जो सीज फायर इसको और मजबूत कर सकता है। ओके, और बड़े समझौते, ब्रॉडर डिप्लोमेटिक सेटलमेंट का मतलब होता है बड़ी शांति वार्ता, बड़ी ब्रॉडर मतलब डिप्लोमेटिक या डिप्लोमेसी, बातचीत वार्ता हो सकती है कि उम्मीद बढ़ा सकता है। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है संभावना बढ़ा सकता है। डिप्लोमेटिक सेटलमेंट यानी डिप्लोमेटिक सेटलमेंट हो जाए कि 2 कंट्री के डिप्लोमेट जमा हो और सेट हो जाए मसला। डिप्लोमेटिक सेटलमेंट इसको बोलते हैं कि भाई ये वॉर सेटलमेंट है, यानी वॉर के ज़रिए हम सेट करेंगे तुमको। दूसरा होता है डिप्लोमेटिक सेटलमेंट, बातचीत के ज़रिए, क्योंकि ये बहुत ही इसकी उम्मीद बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों, कह कि द वॉर इन लेबनान, कह कि ये जो जंग है दोस्तों लेबनान में है, लॉन्च मार्च 2 को लॉन्च हुआ था ऑन द 3rd डे, तीसरे दिन ऑफ द यूएस इजराइल का जो जंग थी ईरान के ऊपर, हैज़ बीन अ की, ये हो चुकी है की स्टिकिंग, बहुत ही मेन स्टिकिंग पॉइंट। स्टिकिंग पॉइंट किसको बोलते हैं दोस्तों? अटकाने वाला मुद्दा बन चुका है यूएस एंड ईरान के बातचीत के दरमियान में, कि जब व्हेन मिस्टर ट्रंप ने घोषणा किया था अनाउंस अ सीज़फायर युद्ध विराम का विद तेहरान ऑन अप्रैल 8 में, बोथ ईरान एंड पाकिस्तान विच, जिन्होंने मीडिएटर, जिसने मध्यस्थता का रोल अदा किया था टर्स में, है ना, 2 बीच में आए थे टर्स को यानी एग्रीमेंट करने के लिए दोस्तों। उन्होंने कहा है कि एग्रीमेंट जो समझौता ऑल्सो कवर्ड लेबनान की भी बातचीत हुई थी, कैसे भी यूएस इजराइल के दरमियान में, यूएस अमेरिका ईरान के दरमियान नहीं होगा टर्स, बल्कि लेबनान भी उसके अंदर शामिल था। लेकिन सीज़ फायर युद्ध ऑन ऑल फ्रंट, हर जगह में वाज वन ऑफ द 10 पॉइंट्स, वो था 10 पॉइंट्स जो कि ईरान ने सबमिट जमा किया था यूएस को, कि भाई हम 10 पॉइंट्स, जिसके अंदर ये भी था कि इजराइल जो है वो लेबनान पर हमला नहीं करेगा, एज अ फ्रेमवर्क ऑफ फॉर, कहने के ऐसा व्यवस्था था दोस्तों फॉर एंडिंग द वॉर को ख़त्म करने के लिए। बट इजराइल अपेरेंटली ज़ाहिरन तौर से हम देख सकते हैं डिससेटिस्फाइड, वो यानी डिससेटिस्फाइड, वो मुतमईन नहीं था, उसने सहमति नहीं जताई विद द यूएस और ईरान का जो समझौता था उससे उसने क्या कर दिया, नकार दिया, यानी खुश नहीं था। डिससेटिस्फाइड मतलब खुश नहीं था। अ सीज़ फायर है, रिजेक्ट कर दिया सीज़ फायर युद्ध विराम को विद लेबनान के साथ, यानी स्टेप्ड अप, और उसने बढ़ा दिया, तेज़ कर दिया हमलों का अटैक, कत्ल करते हुए दोस्तों एटलीस्ट 200 पीपल को विद इन 24 आवर ऑफ द यूएस, है ना, 24 घंटे के यूएस ईरान के टर्स में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितना आसान है इन लोगों के लिए, है ना, कत्ल करना दोस्तों। टेकिंग इफेक्ट कि वो लागू में वो क्या हो जाए दोस्तों, वो लागू हो जाए, यानी वो जो टर्स जो है वो लागू हो जाए, उसके से पहले ही उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, कम से कम इतने लोगों को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे टेकिंग इफेक्ट का मतलब होता है लागू होना, यानी क्या मतलब है। लेकिन इजराइल और जो शायद अमेरिका ईरान समझौते से खुश नहीं था, उसने लेबनान के साथ युद्ध विराम को मना कर दिया और हमले बढ़ा दिए, स्टेप अप मतलब तेज करा, जिससे 24 घंटे के अंदर कम से कम 200 लोग मारे गए। और अब जब अमेरिका ईरान की शांति लागू हुई, है ना, तब कि जो अमेरिका और ईरान की शांति लागू हुई थी, उसी दरमियान में, उससे पहले ही जो है ना, जब टेकिंग इफेक्ट लागू जो हुई थी उससे पहले ही जो है सिर्फ 24 घंटे के अंदर 300 लोग मार कर दिया दोस्तों। ईरान का जो पार्लियामेंट था, स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबानी, हु ट्रेवल, जिन्होंने सफ़र भी किया था इस्लामाबाद, जो इस्लामाबाद गए भी थे टू होल्ड डायरेक्ट, तो सीधे बातचीत करने के लिए यूएस के डेलीगेशन जो उसके काफ़िले के साथ, जिसको जो नेतृत्व में था वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के नेतृत्व में जो आया था, उन्होंने जोर दिया, कहा इंसिस्टेड दैट सीज़ फायर इन लेबनान में जो सीज़ फायर वाज अ प्री कंडीशन,
कि ये एक शर्त थी, उसमें से प्री कंडीशन था फॉर एडवांसिंग के कि अगर आप चाहते हैं एडवांसिंग डिप्लोमेसी, अगर बातचीत के रास्ते को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उससे पहले ही जो इस कंडीशन में था कि लबनान के ऊपर हमला ना किया जाए। ठीक है ना। प्री कंडीशन का मतलब क्या होता है? पहले ज़रूरी शर्त। प्री कंडीशन मतलब क्या होता है दोस्तों? पहले, ताकि शांति वार्ता आगे बढ़ सके। यानी अगर आप चाहते हैं शांति वार्ता आगे बढ़ने के लिए तो ये काम बंद होना चाहिए कि ना। इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई दोस्तों वो नाकाम हो गई कि कोई उत्पाद करे, कुछ हुआ ब्रेक थ्रू, कोई सफलता, ब्रेक थ्रू मतलब कोई अच्छी न्यूज़ जिसमें मिले। ठीक है। तो इस्लामाबाद में जो बातचीत जो है से कोई बड़ी सफलता नहीं निकली। ब्रेक थ्रू मतलब बड़ी सफलता, लेकिन दोनों पक्ष जुड़े रहे, बट बहुत सारे, लेकिन जो दोनों पक्ष हैं रिमेंड, वो बाकी रहे इंगेज, जुड़े हुए, कम्युनिकेटिंग, बातचीत करते हुए थ्रू पाकिस्तान के ज़रिए। ठीक है दोस्तों। कह रहे कि येट फिर भी डिस्पाइट द टर्स, यानी एग्रीमेंट समझौता होने के बाद फंडामेंटल जो सबसे बुनियादी प्रॉब्लम है, जड़ वाली जो प्रॉब्लम है वो फिर भी बाकी रहती है। वो क्या है? कह रहे कि जंग लबनान में इज़ नॉट, वो क्या नहीं है बिटवीन इज़राइल एंड द लबनानी आर्मी, इज़राइल और लबनान आर्मी के दरमियान में नहीं है, बट ये है बिटवीन इज़राइल एंड द हिजबुल्लाह है ना, हिजबुल्लाह के दरमियान में। ये हिजबुल्लाह दोस्तों, इसको ईरान सपोर्ट करता है। मैंने इससे पहले बताया इन लोगों का काम ही यही है। यमन को बर्बाद किया इन लोगों ने अपने अपने आर्मी को प्रॉक्सी डाल करके, अब लेबनान को भी बर्बाद कर रहे हैं लोग। इन लोगों का काम ही दोस्तों यही है। हिजबुल्लाह ने हैज़ नॉट बीन, वो हिस्सा नहीं रहा है ऑफ द टॉक, बातचीत का। सब कुछ हिजबुल्लाह के जो लीडर है हैब्सर, उन्होंने कहा है कि द पार्टी वुड हॉल, कहने कि ये जो उनके ग्रुप है वो रोक देगा हमला करना इसराइल पर। कैसा हमला कर रहा पता ही नहीं चल रहा, कुछ की तरफ हमला कर रहा है। इफ़ इजरायली स्ट्राइक्स, अगर इजरायली स्ट्राइक्स रुक जाती है। कह रहे द शिया मिलिटेंट ग्रुप, जो शिया का जो मिलिटेंट ग्रुप है, हैज़ बीन वीकेंड, वो कमज़ोर कर दी गई है, बट इट इज़, लेकिन अभी भी फार फ्रॉम डिफीटेड, लेकिन बहुत दूर है कि उसको हराया नहीं गया। क्यों? इसलिए कि ये हराना चाहते ही नहीं, ये चाहते हैं कि ये ग्रुप रहे यहाँ पे ताकि फितना फसाद करें और डिस्टर्ब करें, इकोनॉमी को बर्बाद करते रहें, और इजराइल को कारण मिलता रहे कि हम, चूँकि हिजबुल्लाह हम पे हमला कर रहा था इसलिए हम ये कर रहे थे दोस्तों। तो ये हालांकि कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। ईरान, यूएस के लिए तो कुछ भी नहीं है एक्चुअल में। इजराइल हैज़ ऑल्सो सेड, इजराइल ने ये भी कहा है, इट वुड नॉट विदड्रॉ, निकालेगा अपने आर्मी को फ्रॉम द टेरिटरी, उस इलाके से। इट हैज़, जो कि उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है साउथ लबनान में। वाइल हिजबुल्लाह ने जोर दिया है ऑन अ रिटर्न टू आ प्री मार्च, कि वो वापस जाए मार्च से पहले की, जो मार्च 2 से पहले पोजीशन को। क्यों भाई, तू इतना बड़ा अगर अपने आप को बनता है, क्यों उस रिटर्न करना, पूरा हटवाओ ना। मिस्टर नेतन्याहू कहते हैं देयर इज़ अ हिस्टोरिक, क्या है, ऐतिहासिक मौका है फॉर अ पीस, है ना, पीस डील के लिए विथ लेबनान, बट एनी सच एग्रीमेंट, कोई भी समझौता है जो कि अनलाइकली, जिसमें शामिल ना हो सकता है, संभव ही नहीं है कि वो हिजबुल्लाह को शामिल करें, विच रिमेंस, जो कि रहता है स्ट्रॉन्गर, बहुत मजबूत, वो यानी हिजबुल्लाह जो कि वहाँ पर बहुत मजबूत है, देन द लेबनान आर्मी, से ज़्यादा मजबूत है। एंड रिटर्न्स, और वो रखता है एक एक्सटेंसिव, बहुत ही बड़ी राजनीतिक और सामाजिक नेटवर्क दोस्तों उसका। वाइल, जबकि जो सीज़फायर इज़ नाउ इन इफेक्ट, वो इफेक्ट में है, यानी वो लागू है। पीस रिमेन्स इल्यूसिव, इल्यूसिव का मतलब होता है दोस्तों ख़त्म हो सकता है। इल्यूसिव का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि फरजाइल, आप मान लो इल्यूसिव जो है ना, फरजाइल का वो है क्या दोस्तों, सिनोनिम्स बोल सकते हैं। तो अनलाइकली मतलब संभव नहीं है। ओके। तो इल्यूसिव का मतलब क्या होता है? आसानी से निकलने वाली, ना निकलने वाली। रिमेंस इल्यूसिव, यानी ये आसानी से ना मिलने वाली है, यानी शांति जो है, पीस अगर चाहेगा पूरी तरीके से, ये इल्यूसिव है, यानी आसानी से मिलने वाली नहीं, मतलब यहाँ के वहाँ पे फितना फसाद, लड़ाई झगड़ा होता ही रहेगा। वार्स ऑन ईरान, के ईरान और लबनान पर जंग है, शुड सर्व वो याद, उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, एक रिमाइंडर याद दिलाने के लिए इजराइल को ऑफ इट्स ऑन, अपनी लिमिटेशन का, वो अपनी हद में रहे, कि रिमाइंड करना चाहिए इजराइल को कि वो अपनी हद में। मिस्टर नेतन्याहू सोट ने मांगा है, डिमांड किया कि रिजीम चेंज को मांगा ईरान में, एंड द डिसआर्मामेंट ऑफ हिजबुल्लाह को हथियार से हटा देना, यानी हिजबुल्लाह से हथियार छीन लेना है, यानी हिजबुल्लाह को हथियार ना चाहिए लबनान में। ठीक है, जो इसने डिमांड किया था, लेकिन उसका ध्यान कामयाब नहीं हुआ। एज यूज इजराइल की जो कोशिश है रिजीम चेंज का इन ईरान, क्या है, फाल्टर्ड, नाकाम हो गया।
है ना, प्रॉम्प्टिंग यानी वो उकसाते हुए, यानी अचानक जो है उसको उसने मिस्टर ट्रम्प को मजबूर किया टू सीक नेगोशिएटेड, है ना, बातचीत वाली एग्जिट, कि वो बातचीत करके बाहर निकल जाए फ्रॉम द ईरान मेस, ईरान के गड़बड़ी से। मेस बोलते हैं ईरान में जो पूरा जो सत्यानाश मार दे, ईरान के सत्यानाश वाली चीज़ों से, यानी ईरान के सिलसिले में जो चल रहा है दोस्तों, लड़ाई झगड़ा ये सब, तो उससे वो क्या है बातचीत करके निकल पाए। ठीक है दोस्तों, तो हम ये पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो एक वर्ड आया दोस्तों, फाल्टर्ड का मतलब होता है दोस्तों कमज़ोर हो गई, क्या है, जिससे शी डोनाल्ड ट्रम्प को बातचीत के ज़रिए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ा, है ना। नेगोशिएटेड एग्जिट मतलब है बातचीत से समाधान। इससे इज़राइल क्या है, तब इज़राइल की हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई भी रुक गई, है ना। तब क्या हुआ, इज़राइल्स वॉर विद हिजबुल्लाह हैज़ ऑल्सो रन इनटू अ वॉल, इडियम है दोस्तों, दौड़ गया दीवार की तरफ। यानी जब आप दीवार की तरफ दौड़ते हैं तो आगे सामने कुछ दिखता नहीं, तो गोया कि आपको रुकना पड़ता है वहाँ पे, तो रुक गई जो है ना दीवार में घुस कर। करें कि द सीज फायर, ये जो युद्ध विराम था, ये दिखाता रिफ्लेक्ट दिस, है ना, ज़मीनी सच्चाई को, कि ये एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी ये है कि इफ़ मिस्टर ट्रम्प वांट्स, अगर मिस्टर ट्रम्प चाहते हैं, अ ड्यूरेबल का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला, अगर वो चाह ले, लेकिन मिस्टर ट्रम्प खुद जो है अपने कंट्रोल में नहीं है। आपको सबको पता है कि अमेरिका और मिस्टर ट्रम्प किसके कंट्रोल में है। एनीवे, कहेगा अगर शी डोनाल्ड ट्रम्प ईरान के साथ लंबी क्या है चलने वाली शांति चाहते हैं, ड्यूरेबल मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाली शांति चाहते हैं, जो देने लेने के तरीके पर आधारित हो, है ना। ड्यूरेबल नेगोशिएटेड सेटलमेंट, यानी बातचीत से सेटलमेंट चाहते हैं जो और लंबे समय तक, विद ईरान के साथ, बेस्ड जो आधारित हो दोस्तों ऑन अ गिव एंड टेक, देने और लेने के फार्मूला पर। ठीक है ना। ही मस्ट, उससे सुनिश्चित करना है दैट द सीज फायर, युद्ध विराम, इज सस्टेन, वो रहे अक्रॉस ऑल फ्रंट, हर जगह में क्या रहे दोस्तों, सस्टेन, चलता रहे, हर जगह में, नहीं हर जगह युद्ध विराम बना रहे, ये नहीं कि कहीं पर हमला नहीं हो। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, इसे पूरा मैंने पढ़ लिया दोस्तों। ठीक है, मेरी वीडियो को देख लो दोस्तों, मेरा वॉच टाइम जो है ना पूरा नहीं हो रहा, आप देख लो। थैंक यू सो मच, वीडियो चला के छोड़ दिया करो। ओके भाई।